हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू easy.com। आज के इस ट्यूटोरियल में हम कंडीशनल कंपाइलेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हम पहले प्री प्रोसेसर के वीडियो में और भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम कंपाइलर कंट्रोल डायरेक्टिव्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कंपाइलर कंट्रोल प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव। जैसा कि शुरू में हम पढ़ चुके हैं कि प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव्स को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ रहे थे, जिसमें सबसे आखिरी कैटेगरी हम आज कंपाइलर कंट्रोल डायरेक्टिव के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके बारे में समझ लेते हैं पहले कि इसका यूज़ हम कब करते हैं। जब कभी हम प्रोग्राम बनाते हैं, जैसा कि हम पिछले प्रोग्राम में देख चुके हैं फाइल इंक्लूजन डायरेक्टिव के बारे में। फाइल इंक्लूजन में अगर हमने कोई मैक्रो डिफाइन किया हुआ है, मीन्स अगर फाइल इंक्लूजन में हमने एक फाइल बनाई जिसमें हमने मैक्रो डिफाइन किया, फंक्शन डिफाइन किया है और हमने उसे दूसरी फाइल पर इंक्लूड किया, तो ऐसे में हमें ये मालूम नहीं होता। कई बार अगर हमने दूसरे प्रोग्राम में यूज़ किया तो हमें ये श्योर करना होता है कि ये जो मैक्रो है वो पहले से डिफाइंड है या फिर नहीं है, ये चेक करना होता है। तब इस तरीके से हम कंपाइलर कंट्रोल डायरेक्टिव प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव का वहाँ यूज़ करते हैं, पहली कंडीशन है। दूसरा, यदि हम कोड लिखने वाले हैं वो कोड अलग अलग कंडीशन पे रन हो, मतलब उसके अंदर ढेर सारी लाइंस हैं लेकिन हम चाहते हैं कि कंडीशन वाइज कुछ लाइन स्किप कर दी जाए और स्पेशल कंडीशन पे कुछ लाइन एग्जीक्यूट हो, तो उसके लिए भी हम इनडायरेक्टिव्स का यूज़ करते हैं। मतलब ये कुछ ऐसे प्रॉब्लम हैं जिनको सॉल्व करने के लिए हम कंपाइलर कंट्रोल डायरेक्टिव का यूज करते हैं। जैसे पहला मैंने आपको बताया कि अगर हेडर फाइल में ऑलरेडी डिफाइंड है, हमने एक हेडर फाइल इंक्लूड की जिसमें हमने डेफिनेशन डिफाइन की है मैक्रोस की, और हम अपने प्रोग्राम में चेक करना चाहते हैं कोई डिफाइन है कि नहीं। या फिर अगर हम ऐसा प्रोग्राम लिखने वाले हैं जो कि 2 अलग अलग कंप्यूटर पे चलने के लिए बनाया जा रहा है, एक सिंगल प्रोग्राम, तो हम उसमें कुछ ऐसे लाइन इंक्लूड करते हैं ताकि वो कंपाइलेशन के दौरान चेक करने के बाद कंडीशन वाइज रन हो। मतलब अगर उसमें कुछ लाइन्स की ज़रूरत नहीं हो तो वो स्किप कर दी जाए। तो इस तरीके कंपाइलेशन को हम कंडीशनल कंपाइलेशन कहते हैं। कंडीशनल कंपाइलेशन जो कि सी में कंपाइलर कंट्रोल डायरेक्टिव्स के द्वारा अचीव की जाती है। सी में हम ऐसा कर सकते हैं कि हम इस तरीके का कोड लिखें जिसमें कि अगर कोई लाइन एग्जीक्यूट करने के लिए ज़रूरी नहीं है या फिर वो लागू नहीं होती है, इम्प्लीमेंट नहीं होती है, तो उसे स्किप कर दिया जाता है। तो इस तरीके से हम कुछ डायरेक्टिव्स का यूज़ यहाँ पे करते हैं जो कि इस तरीके से, जो इस प्रकार है। हैज़, if def, has, if and def, has, else, has, indef, has, if। तो इस तरीके से ये कुछ डायरेक्टिव है जिनका यूज़ हम कंपाइलेशन कंट्रोल में करते हैं। मतलब आप कंडीशनल कंपाइलेशन कर सकते हैं। यहाँ पर ये कुछ प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव है जिनका यूज़ हम यहाँ करने वाले हैं। यहाँ पर इफ़ डेफ डेफिनेशन, इफ़ डेफ का यूज़ तब किया जाता है जब हम चेक करना चाहते हैं कि वो मैक्रो डेफिनेशन एग्जिस्ट करती है, तब इसके कोड रन होंगे, इसके अंदर लिखे गए कोड। जबकि इफ़ एंड डेफ का कोड तब रन होगा जबकि वो एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब ये चेक करता है कि जो मैक्रो डेफिनेशन है वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसका जो कोड है वो रन होगा। एल्स, ये कंडीशनल पार्ट के लिए दूसरा अल्टरनेटिव पार्ट लिखने के लिए यूज़ होता है। इनडेफ, ये किसी भी इफ़ या फिर इफ़ डेफ या इफ़ इनडेफ का एंड शो करता है। और यहाँ पर इफ़ का यूज़ जो कि यहाँ पर लिखा गया है बिल्कुल इफ़ डेफ की तरह ही यूज़ होता है, लेकिन दोनों में अंतर यह है कि इफ़ डेफ जहाँ मैक्रो का डेफिनेशन चेक करता है कि वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं, वहाँ इफ़ उसकी वैल्यू चेक करता है। मतलब अगर
वो जो एक्सप्रेशन है या जो आपने डिफाइन किया हुआ मैक्रो, उसकी अगर वैल्यू 0 होती है मतलब वो फॉल्स है, और अगर नॉन जीरो होती है तो ट्रू है। तो अगर इसकी वैल्यू नॉन जीरो होती है एक्सप्रेशन की, तो इसका कोड एग्जीक्यूट करता है। तो हम एक एक करके इनके बारे में समझते हैं आज, इनका यूज किस तरीके से प्रोग्राम में किया जाता है, कंडीशनल कंपाइलेशन में किया जाता है। जैसे सपोज यहाँ पर एक एग्जांपल छोटा सा मैं देने वाला हूँ। मैंने पहले ही बताया था फाइल इंक्लूजन में कि अगर आप चाहे तो एक ऐसी फाइल बना सकते हैं जिसमें कि आपके मैक्रो के डेफिनेशंस या कुछ फंक्शंस रखे हो, जिसे आप बाद में किन्हीं प्रोग्राम में उस फाइल को इंक्लूड करके यूज़ कर सकते हैं। मतलब आपके लिए अलग अलग प्रोग्राम के लिए उन डेफिनेशंस को, उन फंक्शन को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप उन डेफिनेशन फंक्शन को एक .c फाइल में सेव करके रख सकते हैं और बाद में फाइल इंक्लूजन डायरेक्टिव का यूज़ करके किसी भी फाइल में ऐड कर सकते हैं और बिना उन्हें दोबारा लिखे उनका यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए मैंने एक फाइल बनाई जिसमें मैंने डेफिनेशन लिखा हैज़ डिफाइन x 100, और इस फाइल को मैंने सेव किया macro.c के नाम से। अब अगर मैंने नया कोड लिखा, ये दूसरी फाइल में बना रहा हूँ हैज़, और पुरानी फाइल जो कि macro.c है उसे मैं इस फाइल में इंक्लूड कर रहा हूँ हैज़ फाइल इंक्लूजन डायरेक्टरी द्वारा इंक्लूड। चूँकि ये फाइल हमारे करंट डायरेक्टरी में है तो इसके लिए यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ कर रहा हूँ मैं, हैज़ इंक्लूड, जैसा कि आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं .c। मैंने फाइल को इंक्लूड किया। अब मैं यहाँ पर मैक्रो डेफिनेशन को चेक करना चाहता हूँ कि x जो है वो एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता। मतलब अगर x डिफाइंड नहीं है तो x को डिफाइन किया जाए हमारे प्रोग्राम में। तो उसके लिए मैं इफ एंड डेफ का यूज़ करने वाला हूँ इस तरीके से, हैज़ इफ एंड डेफ x। इसका मतलब है कि अगर x एग्जिस्ट नहीं करता है, x डेफिनेशन नहीं है, डिफाइंड नहीं है, तो हैज़ डिफाइन x 200, और लास्ट में हैज़ एंड इफ। तो इस तरीके से आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे इस डेफिनेशन को कि मैंने macro.c डिफाइन किया है, वहाँ ऑलरेडी x डिफाइन है और मैं यहाँ पर चेक करना चाहता हूँ कि वो डिफाइंड है कि नहीं है। मतलब अगर इस डेफिनेशन के हिसाब से बोला गया है इफ एंड डेफ x, अगर x डिफाइंड नहीं है तो यहाँ पर x डिफाइंड किया जाएगा, उसका वैल्यू होगा 200 और यहाँ पर ये कोड इन डिफ से क्लोज हो गया। अब आप अगर प्रोग्राम रन कराएंगे तो यहाँ पर चूंकि x ऑलरेडी डिफाइंड है, इसलिए आप अगर x की वैल्यू प्रोग्राम में यूज़ करेंगे तो वो आपको 100 मिलेगी, क्योंकि चूंकि x डिफाइंड है। ये जो इस इफ़ और एंड एफ के बीच में ये जो लाइन लिखी गई है ये कंपाइल नहीं होगी, एग्जीक्यूट नहीं होगी। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर x डिफाइन नहीं होता, जो .c macro.c मैंने फाइल बनाई है, यहाँ पर अगर x डिफाइन नहीं होता, यहाँ पर हमने y डिफाइन किया और ये कोड जब एग्जीक्यूट कराया जाएगा तो x एग्जिस्ट नहीं करता है कोड में, क्योंकि जब ये प्रोग्राम रन होगा तो x की डेफिनेशन के लिए ये अपने प्रोग्राम x की डेफिनेशन के लिए हेडर फाइल को सर्च करेगा कि हेडर फाइल में डिफाइन है कि नहीं, और अगर यहाँ पर ये डिफाइंड नहीं है तो जब हम अब इस स्थिति में अगर प्रोग्राम को रन कराते हैं और x का यूज़ अगर प्रोग्राम में करते हैं तो हमें x की वैल्यू 200 मिलेगी, क्योंकि ये कोड x डिफाइन न होने की स्थिति में x को 200 वैल्यू के साथ डिफाइन कर रहा है। तो इस तरीके से अब यहाँ पर ये जो लाइन ऑफ कोड है, ये जो लाइन से ये रन होगा। इसी तरीके से इस कंडीशन को हम इफ डेफ के साथ चेक करते हैं कि इफ डेफ को अगर होता तो ये कैसे एग्जीक्यूट होता। मान लीजिए कि हम ये चाहते हैं कि जब हमने हेडर फाइल इंक्लूड किया और उसमें कई मैक्रो सब्स्टिट्यूशन, कई मैक्रो डेफिनेशन है, तो हम ये चेक करना चाहते हैं कि वो पर्टिकुलर कोई मैक्रो अगर डिफाइंड है तो हम उसे अनडिफाइंड करना चाहते हैं।
अगर डिफाइंड है तो अनडिफाइंड करना चाहते हैं, डिफाइंड नहीं है तो फिर कोई बात नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लिख सकते हैं हैज़ इफ डेफ वाई। अगर वाई डेफिनेशन जो कि मैक्रो की एग्जिस्ट करती है तो ये लाइन रन होगा हैज़ अनडेफ वाई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चेक किया जा रहा है कि वो डेफिनेशन पर्टिकुलर एग्जिस्ट करती है तो ये कोड रन होगा, और यहाँ पर एग्जिस्ट करती है वाई, इसलिए ये कोड वाई रन होगा। मतलब जब आप इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो जो वाई की डेफिनेशन है वो अनडिफाइंड कर दी जाएगी। आप बाद में इस कोड के बाद में चाहे तो वाई को फिर से डिफाइन कर सकते हैं। मतलब आप यहाँ चेक कर रहे हैं कि अगर उस पर्टिकुलर नाम का डेफिनेशन पहले हेडर फाइल में किसी वैल्यू के साथ डिफाइन किया गया है तो आप उसे अनडिफाइन करना चाहते हैं, और बाद में आप चाहे तो उसकी नई वैल्यू डिफाइन करना चाहते हैं। जब भी हम किसी मैक्रो को यूज़ करते हैं और एक्स सपोज हमने यूज़ किया उसकी वैल्यू 100, और जब दोबारा रीडिफाइन करना चाहते हैं तो उसको पहले अनडिफाइन किया जाता है। तो इस तरीके से इस कोड द्वारा चेक किया जा रहा है कि इस नाम का डेफिनेशन एग्जिस्ट करता है, और अगर करता है तो हम उसे अनडिफाइन कर रहे हैं। तो इस तरीके से इफ डेफ और यहाँ पर इंडिफ इसम का यूज इस तरीके से कोड में हम कर सकते हैं। अब आता है एल्स। हम अगर अल्टरनेटिव कोई सोल्यूशन देना चाहते हैं या अल्टरनेटिव कोई कोड रन करना चाहते हैं, अगर वो जो हमारा लाइन ऑफ कोड है या जो डेफिनेशन हमने लिखा हुआ है वो ट्रू नहीं होती तो उसके लिए हम एल्स का यूज़ सब इसी तरीके से करते हैं जिस तरीके से हम प्रोग्राम में इफ एल्स का यूज़ करते हैं। जैसे इस प्रोग्राम को हम नॉर्मली एल्स के साथ कैसे लिख सकते हैं, एग्जीक्यूट करा के देखते हैं इसको। मान लीजिए हम यहाँ पर चेक करना चाहते हैं डेफिनेशन एक्स के लिए, हम यहाँ पर चेक करना चाहते हैं कि अगर x डिफाइन नहीं है तो x डिफाइन किया जाए हमारे प्रोग्राम में, अगर हेडर फाइल में डिफाइन नहीं है, और अगर डिफाइंड है तो हमें एक मैसेज मिल जाए कि ये डिफाइंड है पहले से। तो उसके लिए हम कोड कुछ इस तरीके से लिखेंगे, देखिए हैज़ ये प्रोग्राम हम मेन में लिख रहे हैं, मेन। अब यहाँ पर देखिए अगर हम कोड को लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं हैज़ इफ एंड डेफ एक्स। अगर x एग्जिस्ट नहीं करता तो हैज़ डिफाइन x 200। अदरवाइज अगर एग्जिस्ट करता है तो हैज़ एल्स हम मैसेज प्रिंट करेंगे, printf already defined। और क्लोज करेंगे इस डेफिनेशन को हैज़ एंड एफ से। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि एक छोटा सा सिंपल सा मैंने प्रोग्राम लिखा है। जब आप इसे एग्जीक्यूट कराएंगे तो ये सबसे पहले तो इफ एंड एफ चेक करेगा कि ये डिफाइंड है या नहीं है, मतलब एक्स के लिए चेक करेगा कि ये डिफाइंड नहीं होना चाहिए। अगर डिफाइंड नहीं होगा तो ही इसका इफ और एल्स के अंदर जो बीच में लिखा गया कोड है वो रन होगा। एक्स अगर डिफाइंड नहीं है तो उसकी वैल्यू यहाँ पर एक्स डिफाइन करके 200 रखी जाएगी। क्योंकि इस कोड में एक्स डिफाइंड है इसलिए ये इसके एल्स पार्ट में आ जाएगा और हमको एक मैसेज प्रिंट करेगा ऑलरेडी डिफाइंड, और फिर उसके बाद एंड से इसको क्लोज कर दिया गया है। इस तरीके से अगर हम कंडीशनल रन कराना चाहते हैं, मतलब अगर पर्टिकुलर वो एक कंडीशन ट्रू होने पर एक कोड रन कराना चाहते हैं जबकि फॉल्स होने पर हम कोई दूसरा कोड रन कराना चाहते हैं, तो इस तरीके से हम एल्स का और एंड इफ का यूज़ प्रोग्राम में करते हैं। इसी तरीके से इफ़ का यूज़ हम किस तरीके से कर सकते हैं उसको यहाँ देख लेते हैं।
इफ का यूज बिल्कुल हम इफ डेफ की तरह ही कर सकते हैं, जैसा हम लिखते हैं कि इफ डेफ x हैज, इफ डेफ x, अगर x डिफाइन है, हैज अनडेफ x और हैज एंड f। तो यहाँ पर x की एग्जिस्टेंस को चेक किया गया है और अगर x एग्जिस्ट है तो उसे अनडिफाइंड किया गया है। लेकिन अगर हम if की बात करें तो if का यूज़ हम किस तरीके से कर सकते हैं, इसी तरीके से if को भी यूज़ कर सकते हैं। if हैज़ if x अनडेफ x एंडेफ। तो यहाँ बिल्कुल इफ डेफ की तरह ही दिखाई दे रहा है, लेकिन दोनों का जो वर्क है या दोनों की जो काम है वो दोनों बिल्कुल अलग अलग है, दोनों का जो प्रोसेस है वो अलग अलग है। हालांकि रन करने पे हमें इस कोड का आउटपुट एक जैसा दिखाई देगा। जैसे यहाँ भी चेक किया गया है x के लिए, अगर x एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पर अनडेफ यानी x को अनडिफाइंड कर दिया गया है और एंडेफ कर दिया गया है। लेकिन इसको कंपाइल करने पर जब हम इसकी वैल्यू चेंज करते हैं x की, तो आपको पता लगेगा कि ये इफ डेफ के साथ इफ डेफ से कैसे अलग रन होता है। इस कोड को रन कराने पर ये अनडिफाइंड हो जाएगा x, लेकिन अगर यहाँ पर x की वैल्यू जीरो x की वैल्यू अगर जीरो होगा तो जब इस कोड को रन कराया जाएगा तो ये जो लाइन ऑफ कोड है, ये जो लाइन है, ये रन नहीं होगा। मीन्स अगर आप x की वैल्यू आपने 100 200 सपोज कुछ भी रखा हुआ है और रन कराते हैं तो x जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। और अगर प्रोग्राम में आपने कहीं x का यूज़ किया है तो आपको एक एरर मैसेज मिलेगा अनडिफाइंड सिंबल। लेकिन अगर हम इस तरीके से इसको यूज़ करते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू जीरो है और इस कोड को रन कराते हैं, तो ये जो लाइन है अनडिफाइंड का, ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा। और जब प्रोग्राम में आप x का यूज़ करेंगे तो x की वैल्यू आपको जीरो मिलेगी। तो इससे हमको if और if डेफ में जो अंतर है वो समझ आता है। वो अंतर क्या है देख लेते हैं इसको। if डेफ वर्सेस if, इसका मतलब है कि if डेफ जो होता है वो जो भी आपने मैक्रो डिफाइन किया हुआ है उसके एग्जिस्टेंस को चेक करता है, उसकी वैल्यू से उसको कोई मतलब नहीं होता। यहाँ पर इफ डेफ का कहना यह होता है कि वो केवल डेफिनेशन को चेक करता है कि वो मैक्रो डिफाइंड है या फिर नहीं है, उसकी वैल्यू से उसको कोई मतलब नहीं होता। अगर वो डिफाइंड है तो उसका लाइन ऑफ कोड जो लिखा गया है उसके अंदर वो रन होता है, अदरवाइज नहीं होता। लेकिन अगर हम इफ़ की बात करें तो इफ़ जो होता है वो मैक्रो की वैल्यू चेक करता है। मीन्स अगर यहाँ पर मैक्रो x है, उसकी वैल्यू 100 है, तो वो नॉन जीरो वैल्यू है, इसका मतलब वो ट्रू है। इफ़ अपने अंदर लिखे गए जो स्टेटमेंट है उनको तब एग्जीक्यूट करता है जब वो ट्रू होता है, मतलब उसकी वैल्यू अगर नॉन जीरो हो तो। लेकिन अगर उसकी वैल्यू जीरो है इट मीन्स वो फॉल्स है। अगर वो फॉल्स है तो अपने अंदर लिखे गए कोड को रन नहीं करता है। इसीलिए अगर हमने कोई डिफाइन किया कोई भी मैक्रो और उसकी कोई वैल्यू है और हमने यहाँ पर कंडीशन लिखा इफ़ और आगे मैक्रो का नाम या फिर कांस्टेंट स्टेटमेंट, कांस्टेंट एक्सप्रेशन जो भी, और नॉन जीरो अगर उसकी वैल्यू है तो उसका कोड रन होता है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। और अगर उसकी वैल्यू यहाँ पर जीरो है, एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दी जीरो, इसका मतलब है कि वो जो कंडीशन है जो इफ़ है उसको जीरो वैल्यू मिलने का मतलब है फॉल्स। तो फॉल्स होने की स्थिति में वो अपने अंदर लिखे गए कोड को एग्जीक्यूट नहीं करता। इसलिए अगर हम x की वैल्यू जीरो लिख के फिर उस कोड को एग्जीक्यूट कराते हैं, जैसा मैंने अभी आपको लिख के बताया था, तो उसके अंदर लिखा गया कोड रन नहीं होता। और जो अनडिफाइंड हमने लिखा था अनडेफ x, वो लाइन रन ही नहीं होती। और बाद में जब x की वैल्यू प्रिंट कराई जाती है तो जीरो प्रिंट होती है। जबकि अगर कोई वैल्यू है तो वो लाइन ऑफ कोड रन होता है और अनडिफाइंड हो जाता है x, जबकि प्रोग्राम में बाद में यूज़ नहीं आता। और वहाँ पर जहाँ भी प्रोग्राम में x यूज किया जाता है वहाँ अनडिफाइंड सिंबल का एक एरर मैसेज आता है। तो इस तरीके से इफ़ डेफ केवल डेफिनेशन को चेक करता है, जबकि इफ़
वैल्यू को चेक करता है। अगर इसकी वैल्यू नॉन जीरो यानी ट्रू है तो उसके अंदर लिखा गया कोड एग्जीक्यूट होता है, अगर फॉल्स है, जीरो है, तो एग्जीक्यूट नहीं होता। ये दोनों में अंतर है। तो इस तरीके से आज के प्रोग्राम में हमने कंडीशनल कंपाइलेशन के बारे में सीखा कि किस तरीके से हम कंपाइलर को डायरेक्ट कर सकते हैं कंडीशनल कंपाइलेशन के लिए। मतलब जो कोड आवश्यक हो या ज़रूरत हो उनको वो एग्जीक्यूट होंगे और जो ज़रूरी ना हो उनको स्किप किया जा सकता है। मतलब कंडीशनल कंपाइलेशन इन डायरेक्टिव्स के द्वारा करके हम किसी लाइन ऑफ कोड को या ग्रुप ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसे हम प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। आज की वीडियो में हमने कंडीशनल कंपाइलेशन के लिए यूज़ होने वाले प्री प्रोसेस डायरेक्टिव्स के बारे में पढ़ा और आगे की वीडियो में हम और भी प्रोग्रामिंग के सब्जेक्ट के बारे में या इस प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जो भी टॉपिक और भी है जो यूज़र द्वारा कमेंट किए गए हैं उनके वीडियो सीखेंगे। तब तक के लिए आप हमारी वेबसाइट easy-for-you.com पर लॉगिन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।